नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये मंथली बेसिस पर हम करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सितंबर महीने का ये हमारा करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सितंबर महीने के, वो सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि अगर आप सीरियसली पढ़ते हैं, सीरियसली चीज़ों को याद रखते हैं, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 100% श्योरिटी है। पिछले पेपर उठा के देख लीजिए और पिछली सीरीज को अगर आपने फॉलो किया है तो पेपर में भी आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर, हयाओ मियाजाकी हैज़ वॉन द 2024 रेमन मैग्सेसे अवार्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो बोलते हैं हयाओ मियाजाकी ने 2024 का ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है, ये किस देश से संबंधित है। तो ये कौन सी कंट्री से जो है संबंध रखते हैं, ये जापान कंट्री से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता है जब भी ये अवार्ड दिया जाता है, ईयरली बेसिस पर ये अवार्ड दिया जाता है। डिटेल से जानते हैं। जैपनीज ये फिल्म मेकर है हयाओ मियाजाकी, इनको जो है वो एक डायरेक्टर के रूप में भी कंसीडर किया गया है और 2024 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो दिया गया है। इनकी सर्विसेज हैं जैसे कि मास्टरपीस हो गया, जो कि इनकी मास्टरपीस सर्विसेज हैं, उनमें माई नेबर टोटोरो आ जाता है, कीवीज डिलीवरी सर्विस आ जाता है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करते हैं तो ये 1987 में स्टार्ट किया गया था। ये मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर माना जाता है एशिया का। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो स्टार्ट किया गया था, ये रेमन मैग्सेसे जो था वो 3rd प्रेसिडेंट हुआ करते फिलीपींस कंट्री के, उनके याद में जो है ये स्टार्ट किया गया था। और ये अवार्ड 2024 में किस किस को दिया गया। 2024 में ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को दिया गया। उनमें से ये मियाजाकी, ये हयानो जो है वो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कि जापान से संबंध रखते हैं। ऐसे ही जो है वो फरवीज़ा फरहान है, इंडोनेशिया से संबंध रखती हैं, एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल जस्टिस एडवोकेट हैं। कर्मा हुंसो हो गया, यह भूटान से संबंधित हैं और फॉर्मर मंक हैं, स्कॉलर हैं, कल्चर प्रिजर्वेशनिस्ट हैं। और डॉक्टर न्यूगिनथिन जॉक युहोंग हो गया, ये वियतनाम से संबंध है, फिजिशियन है, एडवोकेट फॉर जेंडर ऑरेंज विक्टिम्स हैं। और आपने ध्यान, प्रोनाउंसिएशन तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है थाईलैंड की, उसको भी ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये 5 इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है और इनके नाम पता होने चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से था, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हमने जापान की पर्सनैलिटी के बारे में जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द शास्त्रा रामानुजन प्राइज। तो ये जो शास्त्रा रामानुजन प्राइज दिया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। 2024 में ये अवार्ड दिया गया, ये भी स्टार क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी मैं ही दे देता हूँ। तो ये अवार्ड 2024 में किसको दिया गया। 2024 में ये अवार्ड जो था वो अलेक्जेंडर डून को दिया गया। अलेक्जेंडर डून, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अलेक्जेंडर डून को ये जो है ये जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस से संबंधित हैं, यहाँ पर पढ़ाते हैं। इनको जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है शास्त्रा रामानुजन प्राइज़ 2024 का। ये इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है एनालिटिक्स नंबर थ्योरी में, उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये जो अवार्ड है शास्त्रा रामानुजन अवार्ड्स, ये आपने ध्यान रखना है कि ये एक एकेडमी है जिसका नाम है शानागुमा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लेना। इसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था इस अवार्ड को 2005 में, तब से ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। और इस वर्ष किसको दिया गया वो भी आपने जान लिया। इस वर्ष किसको दिया गया वो भी आपने जान लिया और क्यों इनको दिया गया अलेक्जेंडर डून को, ये वो भी पता चल गया। और कब से ये इंस्टीट्यूट किया गया है अवार्ड वो भी जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये तो मैंने बता दिया है आपको पहले ही, हमने ये गिरिराज पत्रिका में 1 लाइनर क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। अभी ये मिथुन चक्रवर्ती को किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में जानना, क्योंकि आप तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आप एक ही एग्ज़ाम देंगे। आप भी अलग अलग एग्ज़ाम देंगे और अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइम में बन सकते हैं। कई बार तो स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन बन सकता है। अभी तो देखो ये दिया गया है किसको,
मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, परंतु पहले जो इसके विजेता थे वो कौन थे, तो देविका रानी एक एक्ट्रेस थी। देविका रानी को जो था ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया था। देविका रानी को ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया था। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था वो किसको दिया गया था, तो ये देविका रानी को दिया गया था। अच्छा ठीक है, देविका रानी को दिया गया था, परंतु कब दिया गया था, 1969 की ये बात है जब ये देविका रानी को दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो कब जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया था, कब इसकी स्थापना जो था वो की गई है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 में जो था ये इंस्टीट्यूट किया गया था, एस्टेब्लाइज किया गया था। ये किसको दिया जाता है, ये फिल्म पर्सनैलिटीज़ को दिया जाता है जिनका इंडियन सिनेमा में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, उनको ये सम्मानित करने के लिए अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो अभी मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, मैच करने के लिए दे देता है कि मैच करिए। तो अभी 2024 में ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड तो दिया गया 2024 में, परंतु ये अवार्ड है 2022 का। 2022 का ये अवार्ड है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। इससे पहले 2021 का ये अवार्ड दिया गया था। तो 2021 का ये अवार्ड दिया गया था वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को ये अवार्ड दिया गया था। वहीदा रहमान को ये अवार्ड दिया गया था। चलो ठीक है, वहीदा रहमान को दिया गया था। उससे भी पहले 2020 में ये अवार्ड दिया गया था। 2020 में मतलब वहीदा रहमान को मिला था 2023 में था लास्ट ईयर, परंतु है ये 2021 का, मतलब एक साल पीछे कर लीजिए वैसे ही आप। 2020 में ये आशा पारेख को मिला था। आशा पारेख को ये अवार्ड जो था वो मिला था। उससे पहले 2019 का ये अवार्ड रजनीकांत को दिया गया था और 2019 से पहले 2018 का ये अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया था। तो ये पर्सनैलिटीज आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ नेपाल रिकॉग्नाइज्ड एज द हेल्दी सिटी ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं कि नेपाल की निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्वस्थ शहर के रूप में मान्यता दी गई है। तो नेपाल की एक ऐसी सिटी है जिसको जो है वो WHO के द्वारा जो है वो एक मान्यता दी गई है हेल्दी सिटी के बारे में, हेल्दी सिटी के रूप में। तो वो कौन सी है, वो है धुलीखेल। धुलीखेल ऑप्शन बी ये सिटी है, नेपाल की सिटी है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया है। यहाँ पर धुलीखेल नेपाल की एक सिटी है। ये फर्स्ट सिटी है नेपाल की जिसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है हेल्दी सिटी के रूप में और WHO के द्वारा जो है वो किया गया है। WHO के बारे में ध्यान रखना है कि WHO की स्थापना कब की गई थी। WHO की स्थापना जो था वो 7 अप्रैल को की गई थी, परंतु कौन सा जो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा ईयर था। तो WHO की स्थापना का ईयर भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। अब 7 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई थी, तो 7 अप्रैल को हेल्थ डे भी जो है वो मनाया जाता है। हेल्थ डे भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ये भी ध्यान रखें। ठीक है जी, ये भी पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है ये भी, पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले कांस्टेबल के एग्जाम के लिए या फिर कोई भी एग्जाम पब्लिक सर्विस कमीशन का भी होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 विच सिटी हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। तो बोलते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2024 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है। ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है वो 2024 का निकाला गया। 2024 का ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण निकाला गया, इसमें सूरत सिटी ने जो है वो टॉप किया। सूरत गुजरात की एक सिटी है जिसने यहाँ पर टॉप किया है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इसमें रैंकिंग रही तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई गई, किस कैटेगरीज में कौन कौन सा टॉप में सिटी रहती है। तो कैटेगरी 1 बनाई गई। कैटेगरी 1 उस कैटेगरी 1 में उन सिटीज़ को रखा गया जिनकी पॉपुलेशन ओवर 10 लाख के करीब जिनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, उनको रखा गया। तो इसमें कैटेगरी 1 में सूरत सबसे पहले नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर जबलपुर रहा और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आगरा रहा। कैटेगरी 2 भी बनाई गई। कैटेगरी 2 में उनको रखा गया, उन सिटीज़ को रखा गया जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख के बीच में, 3 to 10 लाख जिनकी पॉपुलेशन है उनको रखा गया। इसमें पहला स्थान तो रहा फिरोजाबाद का, दूसरा स्थान रहा अमरावती का और तीसरा स्थान रहा झांसी का। ये 3 टॉप की सिटीज़ यहाँ पर रही। कैटेगरी 3 भी बनाई गई। कैटेगरी 3 उन सिटीज़ को रखा गया जिनकी पॉपुलेशन अंडर 3 लाख है। 3 लाख अंडर जिनकी पॉपुलेशन है उनको कैटेगरी 3 में रखा गया। रायबरेली सबसे पहले नंबर पर रहा और दूसरे नंबर पर जो है वो नालगोंदा रहा। तीसरे नंबर पर अपना नालागढ़ रहता है। नालागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है वो जो है वो तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहता है। तो हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से ये नालागढ़ का भी इंपॉर्टेंट है कि कैटेगरी 3 में जिनकी पॉपुलेशन जो है वो अंडर 3 लाख है उसमें जो है नालागढ़ का कौन सा स्थान रहा, तीसरा स्थान नालागढ़ का जो है वो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इतना आप स्वच्छ वायु के बारे में, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए रैंकिंग से रिलेटेड है। बोलते हैं व्हाट इज़ द
व्हाट इज इंडिया रैंकिंग इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में जो है वो बोलते हैं कि इंडिया का कौन सा रैंक रहा। तो इंडिया का इसमें जो है वो कौन सा रैंक रहा, ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है, स्टार लाइनर क्वेश्चन है और ग्रांटेड बात है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एग्जाम में। तो ये जो है वो इसमें इंडिया का रैंक रहता है 39th रैंक, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए हम जानते हैं कि इसको कौन जारी करता है, ये जो रिलीज़ किया जाता है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। इसमें जो टॉप की पोजीशन मेंटेन की है वो स्विट्ज़रलैंड ने मेंटेन की है, लगातार 14 साल जो है वो स्विट्ज़रलैंड को टॉप करते हुए इस इंडेक्स में हो गए हैं। तो 14वां साल है लगातार कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें पहले स्थान पर रहा। स्विट्ज़रलैंड के बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर स्वीडन रहता है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर यूएस रहता है, चौथे नंबर पर यहाँ पर सिंगापुर रहता है। तो ये हो गई टॉप की 4 सिटीज़ और इंडिया का रैंक रहता है 39। लास्ट ईयर अगर आप 2023 में जब आपने करंट अफेयर पढ़े थे, हमने करंट अफेयर पढ़े थे इसी सीरीज़ में पढ़े थे जो अभी चली हुई है, और लास्ट ईयर पढ़े थे हमने एलाइड के एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 के लिए करंट अफेयर पढ़े थे। तो उस टाइम 40वीं पोजीशन जो था वो 2023 में इंडिया की रही थी। आउट ऑफ 133 ग्लोबल इकोनॉमीज में से जो है ये पोजीशन रही थी। अगर बड़े पहले की बात करते हैं, जैसे 2015 में इंडिया की पोजीशन 81st हुआ करती थी, परंतु अभी तक इंडिया ने काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना, सारे फैक्ट यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन भी स्टार क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। देखो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में बोलते हैं इंडिया का कौन सा रैंक रहा। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का रैंक क्या रहता है, भारत का रैंक यहाँ पर 58th रहता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 58वां नंबर जो है वो भारत का रहता है। इसको रिलीज़ कौन करता है, तो ये रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, IMD जिसको कहते हैं, वो इसको जारी करता है। और इसमें भी पहला रैंक स्विट्ज़रलैंड का ही रहा है, स्विट्ज़रलैंड का पहला रैंक रहा है, दूसरा रैंक यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड का रहा है, स्विट्ज़रलैंड के बाद तीसरा रैंक यहाँ पर लग्जमबर्ग का रहा है। तो टॉप 3 रैंक, पहला रैंक स्विट्ज़रलैंड का, दूसरा रैंक सिंगापुर का और चौथा रैंक लग्जमबर्ग का यहाँ पर रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया का रैंक 58th रहा है, आउट ऑफ 67 इकोनॉमीज जो है वो इंडिया का रैंक रहा है। अगर इंडिया का हम टैलेंट स्कोर यहाँ पर देखेंगे तो 40.47 इंडिया का स्कोर जो है वो यहाँ पर रहा है। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ पर पता चलता है इस इंडेक्स के बारे में। ये टैलेंट इंडेक्स है, पूरा नाम इसका भी पता होना चाहिए आपको। ये है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, टैलेंट रैंकिंग है ये। इसमें सारा रैंक, पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, इंडिया का रैंक, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, इतना काफ़ी है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप कंटिन्यूसली जो है वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, हमारी इन सीरीज़ को फॉलो करते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेपर के नज़दीक। अभी से आपकी तैयारी हो जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही एग्ज़ाम देंगे, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली पास्ड अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। तो बोलते हैं किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 पारित किया है। तो ये वेस्ट बंगाल के द्वारा किया गया है। वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर के साथ रेप होता है, उसके बाद मर्डर हो जाता है, तो उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। ये वेस्ट बंगाल एक अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 लेकर आता है, तो वो बिल वहाँ से पास कर दिया गया है। तो वो भी आपने ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल के द्वारा वो लाया गया है। इतना काफ़ी है, यहाँ से ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस्ड 0R फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स प्रोसीडिंग। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने अपनी कार्यवाही में पहली बार शून्य घंटे की शुरुआत की है। स्टार क्वेश्चन है, और भी डबल स्टार इसमें लग जाता है जब आप हिमाचल से ही संबंध रखते हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ही ऐसी जो है वो विधानसभा बनी है। हिमाचल प्रदेश की ही ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा ये जो है वो 0R फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है अपने प्रोसीडिंग में। पहले तो 0R आपको देखने को मिलता है लोकसभा में, ये स्टेट असेंबली में देखने को नहीं मिलता। हिमाचल ऐसा स्टेट बना है जिसने इसको पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस किया है अपने प्रोसीडिंग में। 0R में होता क्या है और क्या है ये डिटेल, तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसके जो स्पीकर हैं वो कौन है, वो कुलदीप सिंह पठानिया है। एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है। इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि अभी जो सेशन हुआ था वहाँ पर 0R का अनाउंस किया गया था। 0R जो है वो
12:30 PM के बाद जो है वो स्टार्ट होगा, जो कि क्वेश्चन आवर होता है तब तक, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन आवर के बाद, और ये 30 मिनट तक जो है वो चलेगा, 30 मिनट तक चलेगा। इसमें होगा क्या, 0 आवर में अर्जेंट मैटर जो है वो उनको उठाया जाएगा, और जो जितने भी मेंबर हमारे पास हैं उनको एटलीस्ट 1 मिनट जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा बोलने के लिए। तो इस तरह से ये 0 आवर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, और 0 आवर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है जी, बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, पेपर 1 के लिए, या आने वाले किसी और एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। TGT, PGT, सब इंस्पेक्टर, जो भी आप गिन लीजिए यहाँ पर जाकर, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में जाकर रियलाइज़ होगा ही होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन द पुलिस फोर्स एंड 5% एडिशनल अलाउंस टू पेंशनर्स। तो बोलते हैं किस राज्य ने हाल ही में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और पेंशन भागियों के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता को जो मंजूरी दी है? तो ये दी है राजस्थान की सरकार ने, ऑप्शन डी सही आंसर है। इतना ही ध्यान रखिए, अगर पूछा गया तो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो क्रैक करेगा, और डायरेक्टली आपके जो है वो 1-2 नंबर, जितना भी नंबर का क्वेश्चन होगा वो पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी वॉज इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी समाचार में था, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी अभी समाचार में था, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है वो संबंधित है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। ओपन AI का जो है वो एक एडवांस AI मॉडल है, चैट GPT 5 जो है उसका प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, और इसमें जो है वो जो मैथ के स्किल होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, उन चीज़ों को जो है वो डेवलप किया जाएगा AI के माध्यम से। तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी उसी के लिए चलाया गया है। बस प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी AI से संबंधित है, ये आपने ध्यान रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया एट द 17th पेरिस पैरालंपिक्स इन 2024। बोलते हैं हाल फिलहाल में 2024 में जो 17वें नंबर का पेरिस पैरालंपिक हुआ, उसमें भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए, भारत के द्वारा कितने मेडल जीते गए, ये क्वेश्चन बन सकता है। भारत की रैंकिंग क्या रही, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत के द्वारा मेडल कितने जीते गए, सबसे पहले वो बात की जाए। 29 मेडल भारत के द्वारा जीते गए, ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, इंडिया के द्वारा 29 मेडल जीते गए, और इंडिया के द्वारा जो है वो इससे पहले 2020 में जब ये हुए थे पैरालंपिक्स टोक्यो में, तो उस टाइम 19 ही मेडल जीते गए थे, अभी 29 मेडल जीते गए हैं। इस मेडल टैली में चाइना के द्वारा टॉप किया गया है, और चाइना का पहला नंबर रहा है, इंडिया का यहाँ पर 18वां नंबर जो है वो रहा है, 18th रैंक जो है वो भारत का जो है वो रहा है। जब इसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी, तो क्लोजिंग सेरेमनी में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो है वो इंडिया के फ्लैग बीरर जो था वो बनाए गए थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्लोजिंग सेरेमनी में जो है वो कौन फ्लैग बीरर था इंडिया की ओर से, तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो था वो फ्लैग बीरर थे। अब हम मेडल टैली के बारे में देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो चाइना रहता है, उसके द्वारा टोटल जो है वो 220 मेडल जीते जाते हैं। 220 मेडल में से 94 तो गोल्ड मेडल जीत कर ये लाता है, 76 ये सिल्वर मेडल जीत लेता है, और 50 ये ब्रॉन्ज मेडल जीत लेता है। दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन रहता है, जो कि 49 गोल्ड मेडल जीतता है, 44 सिल्वर मेडल जीतता है, और 31 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीतता है। उसी तरह टोटल मेडल ये जीतता है 124 ये टोटल मेडल जीत कर लाता है। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहता है, USA तीसरे नंबर पर रहता है। USA जो है वो 36 गोल्ड मेडल, 42 सिल्वर मेडल, 27 ब्रॉन्ज मेडल, और टोटल 105 मेडल जो है वो जीत कर लाता है। साथ में ध्यान रखना है कि भारत जो है वो 29 मेडल जो जीतता है, उसमें से 7 तो गोल्ड मेडल होते हैं हमारे पास, 9 जो है वो हमारे पास सिल्वर मेडल होते हैं, और 13 जो है वो हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल होते हैं, और टोटल हमारे पास 29 मेडल आते हैं। रैंकिंग हमारी 18वीं रहती है, इतना पता चल गया ना। एक और पॉइंट ये है कि 17th नंबर के तो हो गए, अभी 18वें नंबर के जो समर पैरालंपिक्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, तो वो लॉस एंजल्स USA में होंगे, और ईयर होगा 2028 में ये होंगे। तो 2028 तक ये क्वेश्चन पैरालंपिक्स का इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। 2028 में होंगे, 18वें नंबर के होंगे, USA जो है वो होस्ट करेगा, लॉस एंजल्स सिटी होगी जहाँ पर इनको किया जाएगा। इतना ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। बोलते हैं हाल ही में
कौन अंग्रेजी चैनल को पार करने वाला सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो है वो भारतीय बना है? तो ये बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ अग्रवाल जो है वो 49 ईयर्स ओल्ड है, एक स्विमर हैं, बेंगलुरु से संबंध रखते हैं। ओल्डेस्ट इंडियन ये बने हैं जिनके द्वारा इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है। इन्होंने 42 किलोमीटर स्विम करके क्रॉस किया है इंग्लैंड से फ्रांस के बीच में, और अगस्त 29 को किया था। 15 आवर 6 मिनट का टाइम जो था वो इन्होंने इसको क्रॉस करने में लिया। तो ये सारा सिद्धार्थ अग्रवाल के बारे में ध्यान रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली बाराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन द कंट्री। तो बोलते हैं हाल ही में ये बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र चर्चा में था, ये कौन सी देश में स्थित है? ये बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट कौन सी कंट्री में है, ये पूछा गया है। तो ये यूएई कंट्री में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर। क्यों इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यूएई के द्वारा ये बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जो है वो अभी इसका काम पूरा हो गया है। तो ये फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है अरब वर्ल्ड का, मतलब अरब कंट्रीज हैं वहाँ पर पहला ही इस तरह का न्यूक्लियर प्लांट है, पहले कोई इस तरह का था नहीं। ये जो है वो अबू धाबी में जो है वो स्थित है, अबू धाबी के नज़दीक स्थित है, और इसकी कंस्ट्रक्शन 2012 में स्टार्ट हुई थी। ऑपरेशन इसने 2022 में कर दिया था, अभी फिर से चर्चा में आया था, और ये यूएई में जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इंडिया में भी तो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो नरोरा में स्थित है। नरोरा कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नरोरा के अलावा एक रावत भाट में स्थित है। रावत भाट कहाँ पर पड़ता है? ये राजस्थान में जो है वो पड़ता है। और एक तारापुर में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है जहाँ पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर स्थित है। एक कालपाकम में पड़ता है। कालपाकम जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। एक काइगा न्यूक्लियर रिएक्टर पावर स्टेशन भी है। काइगा जो है वो कर्नाटक में पड़ता है। और एक कुंडनकुलम भी है। कुंडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में जो है वो पड़ता है। तो इस तरह से आपने ये 5-6 आपने ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए, तो इनको भी ध्यान रखिए जो इंडिया में स्थित है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व ओजोन डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर महीने में मनाया जाता है, और सितंबर महीने की 16 को ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। सितंबर 16 को मनाया जाता है। इसकी थीम जो रखी गई थी वो रखी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ये हमने पढ़ा भी है पहले। अभी हम सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज लास्ट में रिवाइज करेंगे। इसको जो है वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, और 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको प्रोक्लेम किया गया था। ये भी ध्यान रखना है। अभी आप ध्यान रखिए कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? वो सितंबर महीने की 2 तारीख को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज कब मनाया जाता है? वो सितंबर महीने की 7 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 7 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? ये 8 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा 11 सितंबर आता है। 11 सितंबर को जो है वो नेशनल फॉरेस्ट मार्टर डे जो है वो मनाया जाता है। 11 सितंबर के बाद जो है वो 12 सितंबर आता है, जिस दिन यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन मनाया जाता है। 15 सितंबर आता है। 15 सितंबर को इंजीनियर डे जो है वो मनाया जाता है। 15 सितंबर को ही जो है वो नेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी मनाया जाता है। और 15 सितंबर के बाद 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। उसके बाद जो है वो उसी तरह हमें देखने को मिलता है 18 सितंबर, जिस दिन वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो मनाया जाता है। 18 सितंबर को ही इंटरनेशनल इक्वल पे डे भी मनाया जाता है। और उसके बाद 21 सितंबर आता है, जिस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। 21 सितंबर को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो मनाया जाता है। और उसके बाद जो है वो 22 सितंबर या फिर 4th संडे ऑफ सितंबर को जो है वो वर्ल्ड रिवर डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस जो है वो मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को ये मनाया जाता है। और इस तरह से 27 सितंबर आता है इसके बाद, जिस दिन वर्ल्ड टूरिज़्म डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज़्म डे कब मनाया जाता है? ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को
वर्ल्ड रेविज डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड रेविज डे जो है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज आप ध्यान रखना, सितंबर महीने के हर एक इंपॉर्टेंट डे ये जो है वो नोट होना चाहिए आपके पास, ताकि आप रिवाइज कर सकें। एक बार नोट किया हो ना इन दिनों को तो आप रिवाइज कर सकते हैं जब भी मन करे, या फिर कभी कभी ऐसे भी नज़र पड़ जाती है और ये याद रहते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आर्मी स्टाफ जो हमारा है, आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? इंडियन आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? जल्दी से उनका नाम कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन आपके लिए क्या है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, कि भारतीय सिनेमा के जनक किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कांस्टेबल की सीरीज़ में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। कांस्टेबल सीरीज़ की PDF 50 क्वेश्चन की मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आने वाले एग्जाम्स की अपडेट आपको मिलती रहे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से आप टच रहें। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।